हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई और एसएससी जेई के बारे में। वैसे तो एसएससी जेई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो हम इसी में फोकस ज़्यादा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ये सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और साथ ही अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसका डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो आज ही ज्वाइन हो जाइएगा। ऑलरेडी इसमें 8K मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं, तो वही वाला ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एमपीपीवी सब इंजीनियर, गेट, ईएससी और शायद एचपीसीएल का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ामों को हम एक माइंड मैपिंग बनाएंगे। पूरी कंप्लीट गाइडेंस आपको दूंगा मैं कि कैसे आपको एक अप्रोच लेकर के चलना है इन एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप इन सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो। अगर डेट्स की बात करें तो अभी जो है एसएससी जेई की डेट आ चुकी है, जो कि रहेगी 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीना है आपके पास। अगर इसमें से 5-6 दिन सितंबर से निकाल दिया जाए, 6-7 दिन, और आपका तो अगर हम दिवाली दशहरा की हॉलीडेज़ को अलग कर लें तो हमारे पास 2 महीना ही मिलता है। तो क्या 2 महीने कम रहेंगे? तो ये टोटली आपके अप्रोच पे जो है डिपेंड करेगा। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो एसएससी जेई और आरआरबी जेई को एक साथ लेकर के चल रहे होंगे, तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये वीडियोस बनाई गई हुई है। तो आखिरी तक बने रहिएगा। और साथ ही एमपीपीवी सब इंजीनियर की भी डेट आ चुकी है, जिसका एग्ज़ाम होगा 24 सितंबर, यानी कि इसी मंथ ही होने वाला है। और अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एमपीपीवी सब इंजीनियर की, तो आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग मत जाना, क्योंकि सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एमपी की स्टैटिक जीके या जीएस जो है आएगी। लेकिन अगर आप जो है प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर को उठा करके देखोगे तो उसमें आपको एमपी की ही ज़्यादातर जो है जीएस जीके मिलने वाली है। और साथ ही इसमें और क्या क्या आता है, इसमें आती है आपकी एप्टीट्यूड, है ना, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। और साथ ही आता है आपका हिंदी। हिंदी के लिए आपको एक लेक्चर में जो है प्रोवाइड किया है मैंने। जनरली उसमें मैंने यूपीपीएससी एई जो होता है एग्ज़ाम, उसका एक पेपर सॉल्व किया है। बट पेपर सॉल्व करते करते ही मैंने उसमें बहुत सारी जानकारी दे दी है, बहुत सारा जो है उसमें मैंने टॉपिक कवर कर दिया है। तो आप उस वीडियो को देख लेना, लगभग वो 2 घंटे की वीडियो है, ठीक है, 2 आवर्स की वीडियो है, और उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली उसको 2 घंटे, मतलब आपके पास टाइम कम है, और ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है क्योंकि इसी मंथ आपका एग्ज़ाम होना है, और आपको जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है और जैसे कि एमपी स्टैटिक जीके ही है, इन्हें जो है आपको करना है। साथ ही जो एमपी स्टैटिक जीके है ना, तो स्टैटिक जीके के लिए मैंने जो है एक अलग से सीरीज़ बनाई हुई है। अभी तो मैंने उसमें शायद 1 या 2 वीडियो जो है डाला हुआ है, बट आने वाले टाइमों में आपको हो सकता है कि और भी वीडियोस दिख जाए, तो ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा नीचे, ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको दिख जाए। साथ ही इसमें इंग्लिश भी आएगी, ठीक है, और कंप्यूटर के लिए अलग से सेक्शन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो हम एसएससी जेई के उसमें कवर ही करेंगे। और अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो गेट की तैयारी में आपको केवल जो है इसी एग्ज़ाम के लिए फोकस्ड रहना है। फिर आपको ये एसएससी जेई, आरआरबी जेई, एमपीपीवी सब इंजीनियर, ईसी, अगर इन सब एग्ज़ामों में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है ना एक ऐसी अप्रोच लेकर के चलनी पड़ेगी कि फोकस आपका गेट पे रहे, ठीक है, बट 1 आवर 2 आवर आप अगर इन सभी एग्ज़ामों को दे सकते हैं तो ही आप ये एग्ज़ाम्स को दीजिएगा। देने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप अटैम्प्ट ही मत करिएगा, अटैम्प्ट करिए, लेकिन अगर आपको गेट क्वालिफाई करना है तो आपका पूरा पूरा फोकस गेट एग्ज़ाम में ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो नॉन टेक्निकल वाले पार्ट्स हैं ना, वो आपको परेशान कर डालेंगे गेट एग्ज़ाम के लिए। कई लोगों का ये सवाल भी हो सकता है कि जैसे एप्टीट्यूड तो सब में बराबर आता होगा, बट नहीं, एप्टीट्यूड का लेवल जो होता है ना वो अलग अलग आता है हर एग्ज़ाम्स में। और अगर आप ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है ईएससी की तैयारी कर सकते हो, आप इन सभी एग्ज़ाम्स को साथ में ले करके, क्योंकि इसमें भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट दोनों आता है।
ठीक है, मैं मेनली गेट एग्ज़ाम वालों के लिए ये एक अलर्ट दे रहा हूँ कि अगर आप गेट की ही तैयारी कर रहे हो तो इन सभी एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा अलग रखना अपनी तैयारी से। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि ये एसएससी जेई और आरआरबी जेई को एक साथ लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए। तो कई लोगों का ये प्लान है कि हम एसएससी जेई का हम पढ़ लेते हैं और वो हमें आरआरबी जेई में हेल्पफुल रहेगा। तो हाँ, आपको टेक्निकल पार्ट ज़रूर हेल्पफुल रह सकता है, बट नॉन टेक्निकल पार्ट जो होता है वो टोटली अलग अलग रहेगा। अगर आप ये सोचो कि मैं एसएससी जेई का जो पढ़ रहा हूँ तो वो मेरे आरआरबी जेई में भी काम आएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, लेवल मैंने बताया ना, हर एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग होता है। हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि अगर टेक्निकल की बात करें तो इसका जो टेक्निकल फील्ड रहता है, जो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा कम रहता है, इसका जो है ज़्यादा होता है। नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक्निकल में इसमें कम रहता है लेवल, तो इसका ज़्यादा होता है। तो हमें लेवल पे फोकस करना है। ठीक है, तो पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले एसएससी जेई में हम देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग आपकी आएगी 50 नंबर की और जनरल अवेयरनेस आएगा 50 नंबर का, और जो आपका टेक्निकल जो है पोर्शन रहने वाला है वो आपका रहने वाला 100 मार्क्स का। इसका जो जनरली कट ऑफ जो जाता है, तो कट ऑफ की बात अगर करें हम तो जनरल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उनके लिए रहता है 150 प्लस, और अगर सिविल की बात करें तो सिविल का होता है 120 प्लस। ये किस में रहेगा? 200 में आपको। इसमें आपको अगर मैकेनिकल ब्रांच है आपका तो 150 प्लस, आप 155 प्लस आपको लेकर के आना है, और सिविल है तो 120 प्लस आपको लेकर के आना है। ये कट ऑफ जनरली हर साल चेंज होता रहता है, ये आपके वैकेंसी पे डिपेंड करता है। आगे बात हम जो है इसका जो पेपर 2 होता है ना, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली हम जो है फोकस करते हैं ना कोई भी एग्जाम को लेकर के, तो क्या करने लग जाते हैं कि एकदम पूरा सोचने लग जाते हैं कि हर चीज़ अभी ही हम पढ़ लें। लोगों का ये कहना भी रहता है कि इसके बाद अगर आपका पेपर 1 निकल गया तो पेपर 2 के लिए आपके पास कम टाइम रहता है, तो पेपर 2 को भी साथ में लेकर के चलो। बट मैं कहता हूँ नहीं, इसको मत फोकस करो अभी। पहले फोकस तो हमारी पहली प्रायोरिटी तो ये है ना कि पहला वाला CBT 1 निकल जाए। ऐसा तो नहीं कि CBT 1 में हमने पहले CBT 2 पूरा पढ़ लिया है और वो हमको सामने वाला डायरेक्ट हमको CBT 2 में बैठाल देगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हमें पहले 1 पे फोकस करना है। हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हमारा ये एग्ज़ाम निकल जाए, बाद का हम बाद में देखेंगे। अगर हमने ये एग्ज़ाम निकाल लिया ना तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि हम पेपर 2 को भी निकाल सकेंगे। ठीक है, चाहे जितना टाइम हमें कम दे दे, चाहे मैं कहता हूँ दूसरे दिन भी अगर एग्ज़ाम होगा, अगर कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है तो आपका जो है ये पेपर 2 भी निकल जाएगा। अब बात करते हैं आरआरबी जेई के बारे में। ठीक है, तो आरआरबी जेई में क्या है, देखो टोटली अलग है इससे, एसएससी से। ठीक है, वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। मैथ आपकी 30 नंबर की आएगी। ठीक है, आपका जो एप्टीट्यूड है ये 30 नंबर का आएगा, और एसएससी में तो ये आता ही नहीं है। ठीक है, और जनरली जो होते हैं ना बच्चे, वो यहीं पे जो है फेल हो जाते हैं। कई सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, चाहे तो इवन आप गेट को भी ले लो, उसमें भी 15 नंबर का ये मैथ और आपकी इंग्लिश वर्बल एबिलिटी आती है। ठीक है, एप्टीट्यूड। तो ये 30 नंबर जो है ना आपके लिए बहुत मेन जो है होता है, रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। इस एग्ज़ाम को ही नहीं, साथ ही अगर आप HPCL भी देने जाओगे, ठीक है, उसमें भी आएगा। MPPB सब इंजीनियर का भी दोगे तो उसमें भी ये मैथ आएगी। ठीक है, हाँ, SSC JEE में जो केवल SSC JEE पे फोकस्ड हैं उनके लिए मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको हर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो कि SSC JEE के बाद क्या आपके पास ऑप्शन है, तो आपको मैथ को भी फोकस करना पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक चैप्टर आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। इसमें ये 25 नंबर की आएगी। अवेयरनेस आपका 15 नंबर और जनरल साइंस 30 नंबर का। जनरल साइंस 30 नंबर कैसे कि आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री और आपकी बायो, ये आपकी 10 और ये 10 नंबर का अलग से सेक्शन बनाया गया है। बट SSC JEE में सबसे कम जो है इसी फील्ड से आता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। फिजिक्स तो मान लो आप अगर मैकेनिकल फील्ड से हो तो आपकी फिजिक्स कवर्ड है। किस में कवर्ड है? SSC JEE में कवर्ड है।
आरआरबी जेई में कवर्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक्स क्लियर नहीं है फिजिक्स के, ठीक है, तो वो 10 नंबर से पीछे हो सकते हैं। इसलिए हमें इसमें अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी करोगे तो इसमें जो है आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। 30 नंबर का तो यही अकेला हो जाएगा, साइंस ही, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये यहाँ पे दिया हुआ क्राइटेरिया जनरल अवेयरनेस का है, ये 15 नंबर का ये आता है आपका। CBT 2 की बात हो रही है यहाँ पे। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर, कंप्यूटर आपका 10 नंबर का, एनवायरमेंटल 10 नंबर का और टेक्निकल फिर 100 नंबर का, मतलब 150 नंबर का दूसरा वाला आता है। इसकी बात करें कि CBT, इसका भी हमें पहली प्रायोरिटी क्या रखना है कि हमारा CBT 1 क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे CBT 2 के बारे में। अगर हमारा CBT 1 निकल जाता है तो CBT 2 तो हमारे लिए टेक्निकल फील्ड रहेगा, तो वो हमारे लिए शायद आसान रह जाए अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई किया है। अगर आप SSC JEE की तैयारी कर रहे हो, अगर आप MPPB सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा टेक्निकल। और इसका मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका जो टेक्निकल आएगा वो आपका इसका लेवल थोड़ा कम रहता है SSC JEE के कंपैरिजन में, ठीक है। इसका CBT 1 का जो कट ऑफ रहता है वो रहता है 60 to 70, ठीक है। ये प्लस 60 to 70 प्लस रहता है। अलग अलग जोन्स रहते हैं, जैसे कि आप जिस जोन से आप भरते हो तो उस जोन का अलग अलग कट ऑफ निकलता है, बट जनरली इतना ही रहता है कि आपको 60 प्लस या 70 प्लस आपको लाना पड़ेगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं इसके और डीप सिलेबस में अब हम जाएंगे, ठीक है, कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो SSC JEE के लिए देखो आपका रीजनिंग का ये सिलेबस है, ठीक है, ये रीजनिंग की आपकी सिलेबस है। तो सबसे पहले अगर आप रीजनिंग में देखोगे तो एनालॉजी और सिमिलैरिटी ये आपका 8 नंबर का आता है, और सीरीज आपका 6, फिर फिगर एंड फॉर्मेशन एंड डिवीजन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग 3 नंबर का, अरिथमेटिक ऑपरेशन 2 नंबर का, स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 नंबर का, वाटर एंड मिरर इमेज आपकी 2 नंबर की, रैंकिंग आपका 2 नंबर का, लॉजिकल वेन डायग्राम आपका 2 नंबर, मिसिंग नंबर 2 नंबर, लाइन्स एंड काउंटिंग फिगर 1 नंबर का, डाइस एंड क्यूब 1 नंबर, ब्लड रिलेशन 1, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स 2, डिक्शनरी 2, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायग्राम 2 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन टेस्ट से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कैलेंडर एंड क्लॉक से ज़्यादा वैसे तो आता नहीं है बट आएगा भी अगर इन फ्यूचर तो 1 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ड फॉर्मेशन, इससे भी ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर्मेशन एंड डिवीज़न ऑफ फिगर्स, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये सब मिला करके आपका 50 नंबर का बनता है। साथ ही अब अगर बात करें आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई में क्लासिफिकेशन आपका 2 से 3 नंबर, सिलोगेम्स का 1 नंबर और एनालॉजी 2 नंबर, एनालिटिकल रीजनिंग 1 से 2 नंबर का, सीरीज 1 से 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 2 से 3 नंबर का, ब्लड रिलेशन 2 से 3, कोडिंग डिकोडिंग 1 से 2, अरिथमेटिक ऑपरेशन 1, डायरेक्शन 1 से 2, सीक्वेंस एंड सिटिंग अरेंजमेंट 1 से 2, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन ऑपरेशन 1, मिसिंग नंबर लेटर टर्म फिगर 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कैलेंडर एंड क्लॉक से भी इसमें आता है ना, इसमें तो नहीं आता, इसमें आता है। फिर लाइन्स एंड फिगर्स काउंटिंग 1 नंबर का, ये शायद इसमें भी नहीं आता, SSC JEE में नहीं आता, RRB में आता है। फिर उसके बाद वेन डायग्राम 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। डाटा सफिशिएंसी 1 नंबर का, डायग्राम एनालिसिस 1, फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ फिगर 1 से 2 नंबर, वाटर एंड मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन, क्यूब एंड कोवाइड डिवाइस के 1 नंबर या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल भी अलग है ना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इन सारी चीज़ों को आपको इन्फॉर्म्ड रहना, ये आपका आता है 25 नंबर का, ठीक है। उसी हिसाब से ये मार्किंग्स दी हुई हैं। उसके बाद आगे बात करें तो जनरल अवेयरनेस और साइंस की अब हम बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस और साइंस, तो करंट इशूज़ यानी कि करंट अफेयर आपका 12 से 13 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। वहीं आरआरबी जेई में 2 से 5 नंबर का आता है। तो सबसे ज़्यादा अगर नॉन टेक में फोकस रहना और बहुत ही आसान रहता है करंट इश्यू, अगर आप डेली जो है आप 5 मिनट, और अगर आप ग्रुप में हो है ना, चैनल पे हो, तो आपको डेली जो है 10 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से रिलेटेड दिए जाते हैं, ठीक है। जो लोग ज्वाइंट हैं उनके लिए ये एडवांटेजेस है, तो इसलिए आप भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक। तो करंट इशूज़ आपको 12 से 13 नंबर का आता है, और ये हम एक दिन में नहीं याद कर सकते कि हम एक दिन बैठे और पूरा याद कर लिया। इसके लिए हमें कम से कम आपको डेली जो है, मैंने बताया ना कि डेली आप
मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप डेली 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करो, 10 करो, बट ऐसे करो जो लगे कि हाँ वो आने वाले हैं, और ऐसे रहे कि 10 के 10 ही आप याद रखो ना, क्यों 25 30 40 एक दिन में याद करना है। ठीक है, आप 10 करो, अगले दिन 10 कर लेना, अगले दिन 10 कर लेना, इसी तरह आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे ही क्वेश्चंस को हम अपने ग्रुप पे सेलेक्ट करते हैं और डालते हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का 5 से 11 नंबर का आता है सबसे ज़्यादा, मतलब अगर इस करंट अफेयर को अब हम हटा दें इससे एसएससी जेई से, तो आपकी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बायोलॉजी थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। बायोलॉजी के बाद आपका जो है हिस्ट्री एंड कल्चर, ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, फिर इंडियन पॉलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है 3 से 5 नंबर का। ठीक है, हिस्ट्री आपकी 4 से 6 क्वेश्चन आपके आते हैं, और ये बायोलॉजी से 2 से 11 क्वेश्चन। 2 से 11 से मतलब है कि कभी 2 आ जाएगा, कभी 11 आ जाएगा। ज्योग्राफी से भी ऐसे ही कि 5 आएगा तो कभी 11 आएगा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि ये कभी 1 क्वेश्चन आए या 2 क्वेश्चन आए। जितना ये दिया रेंज दी हुई है 5 से 11, मतलब 5 तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद मैक्सिमम 11 तक जा सकता है। ठीक है, उसी तरह ये करंट इशू का मैंने बताया कि 12 से 13 क्वेश्चन है ना, मतलब 12 तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आपका फिजिक्स है 1 से 7 नंबर का। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री है, ये भी 1 से 7 नंबर की। आपकी बेसिक कंप्यूटर 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। वहीं अगर आप इधर देखोगे आरआरबी जेई में, तो 1 नंबर का तो सीबीटी 1 में आएगा। ठीक है, ये सीबीटी 1 में आएगा, लेकिन सीबीटी 2 में ये आपको जो है 10 नंबर का आता है। उसके बाद आपका एनवायरमेंटल इशू, ये कभी आता है तो कभी नहीं आता, आएगा भी तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद ये 1 से 2 नंबर का आरआरबी जेई में आता है, लेकिन 10 नंबर का किस में आएगा, सीबीटी 2 में आएगा आपको। फिर इकोनॉमिक साइंस, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों आप जो है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें मत जूझना। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बात की बात है। पहले तो आपको इन सभी जो है सब्जेक्ट को कवर करना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ये हो जाए उसके बाद आपको इधर जंप करना है। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये ट्रेडिशनल जीके भी, ये आपके 5 से 6 नंबर का। अब देखो क्या रहता है कि करंट इशू और हमने जो है ट्रेडिशनल जीके में क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम आरआरबी जेई सीबीटी 1 मैथमेटिक्स सिलेबस को देख लेते हैं, और ये नॉट फॉर ओनली आरआरबी जेई के लिए है। ठीक है, ये आपका जो है एचपीसीएल में भी आने वाला है। ठीक है, एमपीपी भी सब इंजीनियर में भी आने वाला है, और गेट में भी आता है, और ईएससी में भी आता है। बस क्या रहता है, लेवल अलग अलग रहता है। ठीक है, तो उन्हीं लेवल्स को, ये देखो नंबर सिस्टम है, डेसिमल फ्रैक्शन, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, एवरेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, एलिमेंटरी स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई। ठीक है, तो इन सभी को आपको जो है देखोगे तो आप ये सभी एग्जाम्स में आपको ये टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो इनको कैसे किया जाए, है ना, हर एक चीज़ों को अब मैं क्या करने वाला हूँ। वैसे तो मेरा टारगेट ये था कि मैं आपको ग्रुप पे जो है चैनल पे आपको इन सभी से स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करा दूँ, बट ऐसा हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम आते आते वो पॉसिबल ना हो पाए। ठीक है, मेरे से कंप्लीट ना हो पाए। ऑलरेडी वर्क जो है चालू है उन सभी चीज़ों पे। कई लोगों से मैंने हेल्प मांगी थी, तो कई लोग जो थे उन्होंने हेल्प भी किया इस चीज़ों को लेकर के। तो वो सारी चीज़ों को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, नोट्स रहेगा आपके लिए। और वो नोट्स ऐसा नहीं रहेगा कि आपको पूरे पन्ने रहेंगे, आपको भरे रहेंगे, पूरा आपको वही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एकदम सूटेबल जो आता ही है ना, जहाँ से क्वेश्चन वो छूटता नहीं है, वही टॉपिक्स को मैंने वहाँ पे आपको एक, मतलब ये रहेगा कि एक शॉर्ट नोट टाइप का रहेगा। शॉर्ट नोट की बात करूँगा तो जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, शॉर्ट नोट्स आप कोशिश ये करिए कि आप खुद बनाना चालू करिए। कभी भी दूसरे के शॉर्ट नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, क्योंकि ऐसा रहता है कि हम सामने वाला क्या बना रहा है वो अपने समझ से बनाते हैं कि वो मुझे समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको भी नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया, कुछ भी आपको जो लिखना है,
तो कोशिश करो आप उसको सामने रखो जो दूसरे ने बनाया है, बट उसको अपने आप से भी लिखो उसको, ठीक है, अपने आप से भी समझो कि ये लिखा क्या है, ठीक है, वरना वो लिखा का लिखा रह जाएगा लेकिन दिमाग में नहीं जाने वाला है। तो उन्हीं सबको देखते हुए मैंने क्या किया है कि एक वैसे तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर देता लेकिन लेट हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया, तो मैं आपको वो सारी चीज़ों को जो है स्ट्रीम करने वाला हूँ, ठीक है। स्ट्रीम कैसा? यूट्यूब में आपको पूरा ये टॉपिक आपको एकदम कम से कम टाइम में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा देखना है, यहाँ पे टाइम देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना टाइम लो, अपना पढ़ो आप लोग, लेकिन अगर डेली का मेरा वीडियो वैसे भी 1 से 2 घंटे का ज़्यादा कोई रहता नहीं, अगर आप पुरानी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो 1 से 2 घंटे से ज़्यादा कोई भी वीडियो नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 घंटे आपको ये देखना ही देखना है। तो अगर मैं मैथ की वीडियो डाल रहा हूँ तो 1 घंटे की वीडियो रहेगी, उसमें आपको नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सिस्टम कंप्लीट, अगर मान लो जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, रीजनिंग का हो गया, तो उसमें कोई लेवल नहीं है होता है, ठीक है, जो भी होगा वो थोड़ा बहुत उसी में मैनेज कर दिया जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स में लेवल होता है, तो पहला अगर एक वीडियो आया, अगर 1 घंटे का है, तो वो उसमें लेवल 1 जो है मैं कराऊंगा, जो कि किसके लिए, जैसे कि आपका आरआरबी हो गया, ठीक है, आरआरबी हो गया और एचपीसीएल हो गया, पीबी हो गया, इन सब में जो भी क्वेश्चन आते होंगे वो यहाँ पे लिए जाएंगे। उसके बाद जो लेवल 2 रहेगा, ठीक है, मेरा प्रोसीजर यही है करने का कि लेवल 1 में मैं इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करूंगा और लेवल 2 में आपका जो गेट और ईएससी के क्वेश्चंस रहेंगे टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए तुरंत आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो टेक्निकल सब्जेक्ट की अब हम बात करते हैं। देखो, टेक्निकल सब्जेक्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स आपका एसएससी जेई के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। वहीं आरआरबी के लिए भी देखो तो 8 से 11 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आरआरबी जेई में फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन। तो और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो 8 से 14 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मशीन 2 से 14 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स 2 से 11, इंटरनल कंबशन इंजन 8 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद मशीन डिज़ाइन 0 से 3, मटेरियल साइंस 2 से 3, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 2 से 6, पावर प्लांट आपका 10 से 24, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका 2 से 3, रेफ्रिजरेशन आरएसी यानी कि 6 से 10 क्वेश्चन, हीट एंड मास ट्रांसफ़र आपका 0 से 2 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है टेक्निकल में, एसएससी जेई की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको जो है सबसे ज़्यादा ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स, अगला आपका ये थर्मोडायनेमिक्स जनरली जो है पहले तो हमें यही पढ़ेंगे, तब हमें ये आएगी ना सारी चीज़ें समझ में, पावर प्लांट में क्या हम पढ़ेंगे और ये आरएसी में क्या पढ़ेंगे। पहले हम थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, उसके बाद तो उसका एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं ना। तो थर्मोडायनेमिक्स आपका दूसरा, ठीक है, आपको फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद आपके आते ये सारे सब्जेक्ट, आपको पहले तो ये कंप्लीट ही करना है। उसके बाद आपका टॉम और सोम और आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इनको जो है एक साथ लेकर के चलना है, ठीक है। यहाँ से जनरली ज़्यादातर आपका न्यूमेरिकल आता है एसएससी जेई में, और आपका थ्योरेटिकल जो रहेगा ना वो एफएम से आएगा और थर्मल से आएगा, और जो न्यूमेरिकल आएंगे भी उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसमें क्या रहता है कि आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड आएगा, यहाँ से जितना आएगा ये एफएम और थर्मल से जितना क्वेश्चन आएगा। लेकिन बात करें अगर टॉम और सोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इसमें से आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे या जो आपको अगर थ्योरी भी आएगा ना, तो उसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका अपना दिमाग, ठीक है। तो बाकी जो है चीज़ें जो रहने वाली, जैसे कि ये, हाँ, इंटरनल कंबशन इंजन को भी लेना है इसमें, ठीक है, मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल कंबशन इंजन, और अगर ये पावर प्लांट और जो है आरएसी, ये जो है इनको तो आपको जो है पहली प्रायोरिटी में रखना है, इनको पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद मशीन डिज़ाइन, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, हीट एंड ट्रांसफ़र तो शायद अब आता भी नहीं है, पहले आए हैं कुछ साल पहले, अब शायद सिलेबस से हटा दिया गया है। बात करें अगर आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई में अगर आपको आरआरबी जेई सिंगल हैंडली निकालना है तो आपको कुछ नहीं, ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ही बस पढ़ के चले जाओ,
क्योंकि यही 30 से 40 नंबर का तो यही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका मटेरियल साइंस हो गया, उसके बाद ये एफएम तो अपन इसमें पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो हमें मेन पहले तो फोकस एसएससी में करना है ना, आपका एसएससी का ही जो है आया हुआ है नोटिफिकेशन। इन फ्यूचर अगर आपको आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इन सभी का मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। इसमें देखो एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि एसएससी जेई में आता नहीं है, लेकिन आपका इसमें 9 से 10 नंबर का आता है आरआरबी जेई में। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी है जैसे कि ये आपका एचएमटी हो गया और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी इन फ्यूचर करते हो तो। ठीक है, उसके बाद आप देखो तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, वो भी आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी भी आएगी तो थोड़ी हार्ड रहती है। ठीक है, लेकिन 11 से 12 नंबर का आपका आता है किसमें, ये आपका आता है आरआरबी जेई में। हाँ, आरआरबी जेई का जो टेक्निकल होता है ना, वो क्या मैंने बताया कि इसके जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो थोड़े से हाई लेवल रहेंगे, किसके कंपैरिजन में, एसएससी जेई के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर हमें न्यूमेरिकल फोकस करना है इन सभी क्वेश्चंस जो भी हम लगाएंगे, जिसमें ज़्यादातर हम बस ये प्रोडक्शन जो रहेगा ना, इसमें बस इसकी थ्योरी आती, बहुत डीप में आती थ्योरी, तो इसको आप अगर छोड़ दो तो बाकी सब में आपको न्यूमेरिकल करने हैं और न्यूमेरिकल आपको हार्ड रहेंगे। आगे बढ़े कि हमें ये पढ़ना कैसे है, कैसे करना है इन सभी चीज़ों को, टाइम कम है या ज़्यादा है, ये सारा जो क्वेश्चन है आपका, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ आगे चल करके। देखो एनालिसिस करा है ये एसएससी जेई का, अगर तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखो 2021, 21, 20, 19, 19, 18 का ये पूरा एनालिसिस है। ठीक है, तो एफएम देख लो सबसे ज़्यादा आया हुआ है, फिर थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपको इंटरनल कंबशन इंजन मिल जाएगा, इसके बाद ये पावर प्लांट देखो तो ये तो सबसे ज़्यादा है, मतलब पहले तो आपको ये हो गया, दूसरा आपका पावर प्लांट हो गया, फिर उसके बाद जो है आरएसी हो गया, 8, 6, 7, 8, 10, मतलब इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आते ही आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद एफएम की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। थर्मो से बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखो उसके बाद है ये आईसी से भी आते ही आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन कहाँ से नहीं आ रहे, इंडस्ट्रियल से तो आना ही नहीं है एसएससी जेई में, हीट मास ट्रांसफ़र से यहाँ से भी अब नहीं आना है। 2019 में आखिरी बार आया था 11 नंबर का, उसके बाद नहीं आया। ठीक है, 2019 जो है शिफ्ट 2 में नहीं आया, 18 में नहीं आया। उसके बाद आरएसी तो बता ही दिया। इंजीनियरिंग मैकेनिक देखो 2, 3, 2, 3, 2, 3, मतलब 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैंने पहले भी बता दिया किसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे बढ़ जाए आरआरबी जेई का देखें तो ये देखो आरआरबी जेई में मैंने पहले बता दिया कि अगर आपको जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पहले पढ़ना है, ठीक है, ये ज़्यादा पहले नहीं पढ़ना, मतलब जो आपको ज़्यादा जिसमें फोकस करना है, पहले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको ये बता रहा हूँ। अब देखो स्ट्रेटजी फॉर एसएससी जेई, आपको एसएससी जेई का एग्ज़ाम है तो एसएससी जेई का ही मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से चालू करना चाहिए। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं चालू की है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आपको चालू करना चाहिए, जिसमें आपको ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, फ्रिक्शन, वर्क एंड एनर्जी, इम्पल्स मोमेंटम एंड कोलिजन आपको आता है। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और ये किसके बेसिस में मैंने बनाया है। एक तो पहले तो आपको जो एबिलिटी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, आप पहले सोम पढ़ लो, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लो। बट कहीं कहीं ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपने सोम को पहले बाद में पढ़ा, पहले आपने पढ़ लिया एफएम को, बट क्या रहता है कि सोम की कुछ चीज़ें होती जो एफएम में आपको काम आती हैं, स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन से फॉर्मूले काम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है इन सभी को ऐसा प्लान किया हुआ है। देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और एक चीज़ और, आप अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पहले पढ़ रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे हो, फिर एफएम पढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे आपका मंथ एंड होता जाएगा वैसे वैसे ही तो आप तो निपटाते जाओगे ना सब्जेक्ट्स को, तो ये जो आप लास्ट में पढ़े रहोगे ना वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, मतलब जो आपको दिमाग में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से चीज़ें भूलने लग जाती है आपको, जो आप जैसे यहाँ से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पढ़ते हो, अगर ये चलो भूल भी गया आपको तो 2-3 नंबर का ही तो लॉस होगा ना, उसके बाद तो सारी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें ही चालू हो जानी है। ठीक है,
देखो, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बता दिया, सोम हो गया, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, बाकी ये सारी चीज़ें आपको इसमें सोम में कवर करना है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी, ठीक है। इसके बाद ये थर्मोडायनेमिक्स, फिर इंटरनल कंबशन इंजन, पावर प्लांट, इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। फिर आरएसी हो गया, और फिर इसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स हो गई। आरएसी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक स्कोरिंग कैसे? क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत कम है, लेकिन जो इसका क्वेश्चंस आते हैं ना इसमें से, वो बहुत सारे आते हैं एसएससी जेईई में। तो उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। मटेरियल साइंस और फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। बाद में ये मशीन डिज़ाइन है। आगे जो है देखो, अब ये सारी चीज़ों को पढ़ना कैसे, इतना सारा पढ़ना है, इसके बाद नॉन टेक्निकल भी है, कैसे पढ़ोगे आप लोग? तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने जो है वीडियो प्लान की हुई है, ठीक है। वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स आपको ऑलरेडी वैसे तो ग्रुप पे हैं, लेकिन आपको नोट्स देंगे, शॉर्ट जो है नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप एक का एग्ज़ाम जब आएगा ना, तो एग्ज़ाम मतलब आपको ये 2 महीने जो है ना, आपका भी सितंबर चल रहा है, जितना हो गया उतना यहाँ पे छोड़ देना नवंबर। जो ये आपके 14 दिन मिलेंगे ना, 1 से लेकर के 13 तारीख तक का ये जो दिन मिलने वाला है, इसमें आपको देना है टेस्ट। उसके बाद आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यहीं तक है जो आपको तैयारी करना है। ऑलरेडी यहाँ से आप जानते हो कि आपके 6-7 दिन निकल चुके हैं। मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं जो है आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर सकूं आपके ये एग्ज़ाम आते आते, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो देने वाला हूँ मैं, और वो शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन, डीपीपी जो भी रहने वाली है, वो आपको जो है यहीं पे सॉल्व करा दिया जाएगा। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं आपको डीपीपी दे भी दिया तो आप सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। क्वेश्चंस जो रहेंगे ना, वो केवल यही एसएससी, ठीक है, और ईएससी के और जितने भी पीएसयूज़ के लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं ना, उनको लिए जाएंगे। और यकीन मानना कि मतलब कोई भी आपका टाइम लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो सारी जो क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्डेड रहने वाली है, ठीक है। मतलब लाइव क्लासेस नहीं होगी कि आप देखते हो कि लाइव, और मैं ये ऐसी सलाह भी देता हूँ कि आप लाइव क्लासेस कभी मत करो। लाइव क्लासेस केवल यही फ़ायदा होता है कि आप इंटरेक्शन कर सकते हो टीचर से, बट आपका डिसएडवांटेज भी वही है कि आप उनसे जो है इंटरेक्ट कर सकते हो। हमेशा आप करो रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। अगर कुछ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें चल रही जो पढ़ाई से हट करके, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो मैं इसीलिए रिकॉर्डेड क्लासेस लाने वाला हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लाइव करूँ, पता चला 5 दिन में मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही ख़त्म कर रहा हूँ। 1 दिन में ही कम से कम टाइम पे, अगर मान लो ये 5 घंटे का भी जा रहा तो चलो ठीक है, 5 घंटे ही बता दिया मैंने, ठीक है। 6 घंटे जा रहा, 6 घंटे का बता दिया। 24 घंटे का भी जाएगा तो चलो ठीक है, बता दूंगा मैं, ठीक है। मतलब ये नहीं होगा कि एक वीडियो आज आ रही तो दूसरी कल आ रही, मतलब एक सब्जेक्ट की अगर वीडियो आई तो पूरा उसी में कवर हो जाएगा। बस आते वो सब्जेक्ट बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट ही ऐसा बड़ा होगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जनरली क्या होता है, अपन लाइव में क्लासेस करते हैं, और लाइव में क्या होता है कि आप पढ़ते गए, आपका जो 1 घंटे की क्लास हुई, 1 घंटे में पता चलता है कि आपका 20 मिनट ही उसमें से पढ़ाई वाला जो टॉपिक था वो चल रहा था। बाकी सारी चीज़ें जो चल रही थी वो कमेंट पढ़ने में या डिस्ट्रैक्शंस में निकल गई, ठीक है। तो हमें जो है लाइव नहीं करना है, हमें रिकॉर्डेड मैं क्लासेस लाऊंगा, वो आपको देखना है। उसके बाद जैसे ही क्लासेस ख़त्म होगी, उसके बाद आपको जो है शॉर्ट नोट्स पे काम किया जाएगा, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो शॉर्ट नोट्स ऐसे रहेंगे कि आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपने पूरा देख लिया और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, इतना रहेगा उसमें, ठीक है। तो सभी लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे जितने भी पीएसयूज़ के, एसएससी जेईई के, तो कोशिश ये रहेगी कि सारे ही क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। बट बाकी जो आपके न्यूमेरिकल हो गए, वो सारे लेटेस्ट जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए होंगे उसके इंक्लूडेड रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा टिपिकल जो होता है ना, ये होता है नॉन टेक्निकल कैसे तैयारी करें। बहुत लोग ग्रुप में भी पूछते हैं कि नॉन टेक्निकल की तैयारी कैसे करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो देखो, करंट अफेयर सबसे पहले हमें डेली बेसिस पे देखना चालू करना पड़ेगा। करंट अफेयर को डेली बेसिस में देखो भी मत, क्या है, टाइम वेस्ट होगा। आप उसको 1 दिन पढ़ो बस, ठीक है। आज मैंने 10 क्वेश्चन डाले, उस 10 क्वेश्चन को आपको देखना है। फिर कल मैंने 10 क्वेश्चन डाले, उसे आपको देखना है।
उसके बाद आपको मंथ एंड में आपको एक वीडियो पूरी आ जाएगी जो कि मंथली करंट अफेयर की रहेगी। आपको मेरी अगली वीडियो यही आपको अगस्त का जो करंट अफेयर रहेगा ना, अगस्त का करंट अफेयर मंथली वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उस पर ज़्यादा हम ये नहीं फोकस करेंगे, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी रहेगा कि आपको आप याद नहीं करने बैठना कि आप पता चला याद कर लिए, क्योंकि करंट अफेयर का ऐसा रहता है कि आप जो पढ़ोगे ना वो कभी आता ही नहीं है। आपकी किस्मत है, आपका लक है कि आपने जो पढ़ा वो आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आया। ठीक है, तो हमें बस उसे देखना है। अगर इन फ्यूचर आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन आया तो आपको टिक करना है, नहीं आया तो आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, मंथली, तो मंथली जैसे अगस्त की वीडियो आपको मिल जाएगी अभी 1-2 दिन बाद से। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, बाकी के जो हो गए कितने मंथ का करना है, कितने मंथ का जो निकल गया उसका क्या, तो देखो अगस्त का, ठीक है, अक्टूबर का, सितंबर का, इनको तो हमें डीप में करना है इन 3 महीने का। ठीक है, इनमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मतलब जितने भी करंट अफेयर मिले उन्हें छोड़ना नहीं है। बात करें उसके पहले जितने भी आए, मान लो जुलाई भी चलो लिख लो, लास्ट 4 मंथ्स आपको करके जाना है। ठीक है, और फिर नवंबर में जो रहेगा तो आपको डेली बेसिस पे देखते रहना, जो आती जाएगी न्यूज़ेस उसको देखते रहना है। फिर जैसे कि आपका आ गया, मान लो फरवरी से चालू कर रहे हो, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल मई और जून। ठीक है, अब ये जो इतने हैं ना मंथ, कितने, 1 2 3 4 5, ये जो 5 मंथ्स हैं, इन 5 मंथ्स का वैसे तो करंट अफेयर आपको नहीं पूछा जाएगा, बट हमें क्या करना है, देखो मेन टॉपिक्स को हम यहाँ से क्वेश्चंस को उठाने, जो जैसा लगे एक्सपेक्टेड होगा जो वो हम उठाएंगे। वैसे तो जो 10 क्वेश्चन मैं डालता हूँ ग्रुप पे वो एक्सपेक्टेड ही होते हैं, लेकिन साथ ही इसमें जो एक्सपेक्टेड के भी एक्सपेक्टेड होंगे उनको मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में। ठीक है, और वैसे तो ये यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बट इंपॉर्टेंट कहाँ से आ जाता है मालूम है, जो स्टैटिक जीके में ये वाले फील्ड आता है ना आपका, जैसे आपका इंपॉर्टेंट डेज हो गया, बुक्स हो गया, ठीक है, आपका एनवायरमेंटल, वाइल्ड लाइफ, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब आपका मालूम है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से ही आता है। बाकी जो होती चीज़ें, बाकी की चीज़ें जो हो गई करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट्स हो गया, ठीक है, वो सारी सर्वेज हो गए, सर्वेज तो मान लो आपका फरवरी, मार्च में, अप्रैल, मेन जो रहेगा वो आपको करना पड़ेगा। जो छोटे मोटे सर्वे होते हैं, जैसे कि मान लो आपका रिच कौन है अभी पूछ लेता है, तो वो आपको इन्हीं 4 मंथ्स का ही देखना है। ठीक है, बाकी यहाँ फरवरी, मार्च से नहीं देखना कि पहले अंबानी फर्स्ट में था तो फिर अडानी आ गया, ऐसा मत देखना। ठीक है, तो कैटेगरी क्या क्या होती हैं आने की, डिफेंस, अवार्ड, बुक्स एंड ऑथर, रिपोर्ट, इंडेक्स, सर्वे, मिनिस्ट्री, साइंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल भी जो आता है ना तो वो आएगा केवल यहीं से आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा कि आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से वो पूछेगा कहाँ से, जुलाई, अगस्त, जो रिसेंट रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ों को आपको देखना है। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात हो गई। जनरल नॉलेज में क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरनमेंट अपने आप में ही एक सबसे बड़ा टॉपिक रहता है इसमें। ठीक है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, यूथ एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये सारा आपको जनरल नॉलेज में कवर करना पड़ेगा। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये आपको सारे टॉपिक्स हैं। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप पे दे दिया जाएगा, आप पढ़ लेना क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें। फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। इन सभी का मैं जो है ना वीडियो ट्यूटोरियल दे दूंगा। आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने शायद लास्ट ईयर मैंने पॉलिटी का नोट्स प्रोवाइड भी किया हुआ था, ग्रुप पे पड़ा हुआ है। बहुत पीछे चला गया, जो नए आए हुए हैं इसमें मेंबर्स उनको शायद वो ना मिले। ठीक है, आपको फाइल सेक्शन में जा करके आपको देखना है, इंडियन पॉलिटी सर्च कर देना, आपको ये आ जाएगा। जनरली मैंने उनको उसको 10 से 11 पेजेस में, 1-2 पेजेस एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं उसमें, मतलब करंट अफेयर डाल दिया था मैंने, बाकी 10 से 11 जो रहेंगे
10 से 11 पेजेस में आपका पूरा इंडियन पॉलिटी है। और ऐसा नहीं कि मैंने उसमें बहुत छोटे छोटे फॉन्ट डाल दिया और बोल दिया कि भाई देखो मैंने 10-11 पेजेस में मैंने डाल दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर फॉन्ट ही है, मतलब 12 से आपका 14-15 साइज आपका डाला गया है फॉन्ट का। मैंने क्या किया, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ डाली हुई है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो शॉर्ट नोट से आपका आए ही, बट वो क्या आपको हेल्पफुल करेगा कि अगर आपके पास 1 से 2 दिन का टाइम है, या आपका जो लास्ट के जो 13 दिन है उसमें आपने एक दिन पॉलिटी देख लिया, एक दिन जो है बायोलॉजी देख लिया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें कवर कर पाओगे, ठीक है। मेन चीज़ें आ जाएंगी। और एसएससी वगैरह में आपको ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि रिपीटेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सिलेबस में ही आपको दिया हुआ है कि जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी, जो आपको, जनरल का मतलब क्या, जो आपको पता होनी चाहिए, डीप नहीं पूछेगा। वैसे तो ये आरआरबी में भी लिखा रहता है, बट आरआरबी में ऐसा नहीं है, बहुत डीप पूछ लेता है उसमें, ठीक है। लेकिन एसएससी में क्या, जनरल आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जो वो वही क्वेश्चन आपको पूछेगा। आप पूरी हिस्ट्री देख लेना जितने क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। उसके बाद ये बायोलॉजी, जूलॉजी में है, फिर उसके बाद ये बॉटनी है जिसमें प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री है, ठीक है, ये पूरी, फिर फिजिक्स, फिर कंप्यूटर जो कि शायद 2 से 3 नंबर का आता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये इकोनॉमिक जो कि 0 से 2 नंबर का आता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब बाकी ये रहेगा कि ये सारी वीडियोस आएंगी कब से, तो ये आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ग्रुप पे, अगर सब कुछ सही चलता है। वैसे भी मेरा प्लानिंग ये था कि ये सितंबर में आपको ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूं, रिटर्न और वीडियो दोनों में, लेकिन टाइमिंग ऐसी हो पाई कि वो नहीं हो पाया, तो इसलिए आपको अब ये शेड्यूल जो है ग्रुप पे आपको बता दिया जाएगा कब से ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। अगर आप लोग इसमें हेल्प करोगे मेरी बनाने में, कंटेंट बनाने में, तो ये और भी जल्दी आ सकता है। तो वीडियो आपको जो है ना, पहले क्या रहेगा, आपको मैथ की जो वीडियोस रहेंगी वो आपको एक एक वीडियो डेली आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज आपको डेली एक एक वीडियो मिलती जाएगी, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, हाँ एक चीज़ और, जनरली क्या होता है कि आप बहुत सारी वीडियो देख रहे होगे, उसमें क्या रहता है कि आपको क्वेश्चन वाइज आपको देता है कि मतलब क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, लाइव क्लासेस रहेंगी ज़्यादातर, क्वेश्चन करा दिया, उसी में आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है। मेरा जो टॉपिक रहेगा, मेरा जो वीडियो रहेगा वो कैसा रहेगा, पहले कॉन्सेप्ट तैयारी कराई जाएगी, जैसे एक नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। पहले आपको जो है पूरा उसके जो फॉर्मूलाज रहेंगे, जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशंस रहेंगी, वो सारी चीज़ें कवर करा दी जाएगी। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज ही आपको उसी का क्वेश्चन करा दिया जाएगा, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज, ठीक है। चैप्टर मतलब जैसे एक टॉपिक कराया, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो गए वो करा दिया, ठीक है। उसके बाद अगले चैप्टर में गए, फिर उसके बाद वो टॉपिक कराया, उसके बाद उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन रहेंगे वो करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको जो है सब्जेक्ट वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज के अंदर आपको चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज के अंदर आपको टॉपिक वाइज, इस तरह आपको पूरी जो है चीज़ें कवर कराई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैथ की आपको मिल जाएगी 1 2 3 ऐसे आपको करके 1 महीने के अंदर पूरी मैथ आपको ऐसी आने लग जाएगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन आप सामने देखोगे तो आप उसको कर पाओगे। इवन ऐसी ट्रिक्स रहेंगी कि आप भले उसको सॉल्व ना कर पाओ, बट अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप ऑप्शंस देख करके भी आप उसको टिक कर पाओगे, इतना मैं उसको तैयार करवा दूंगा। बात करें अगर क्वेश्चन काहे के लेंगे अपन, तो क्वेश्चन जो है ना, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर अपन, तो उसमें जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए जैसे कि एमटीएस का हो गया था, सीएचएसएल का हो गया है, ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उन सभी के क्वेश्चंस आपको लिए जाएंगे जो कि नॉन टेक्निकल के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो टेक्निकल में आ चुके वो तो आना नहीं है, तो अपन को इसी से तैयारी करना है। एनटीएस सीएचएसएल जो जितने भी क्वेश्चंस आए रहेंगे इसमें से इम्पॉर्टेंट रहेंगे, वो मैं आपको एक ऐसे नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन वाइज नहीं रहेगा यहाँ पे, ये आपको जो है टॉपिक वाइज ही रहेगा, जैसे चैप्टर वाइज अपन नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस वैसे लिए जाएंगे जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा। न्यूमेरिकल है जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके बाद आपको उसका क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। बाकी अब हिस्ट्री वगैरह में कोई क्वेश्चन होता नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चंस के टाइप बता दिया जाएगा कि हाँ देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से, ठीक है। और हो सकता है कि वो लेक्चर आपको ज़्यादा प्रोफेशनल ना लगे, ठीक है, टाइम कम है, तो मेरा फोकस ये रहेगा कि आपको कम टाइम पे हर एक चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे दिया जाए।
तो ज़्यादा मतलब उसको मैं प्रोफेशनल बनाने की तैयारी नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोफेशनल कोई भी वीडियो बनाने में ही प्रोफेशनल अगर उसमें डाल दिया ना कि हाँ ये इफ़ेक्ट, ये फ़ोटो, ये सब कुछ, तो फिर ज़्यादातर टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि वो वीडियो आपको मतलब प्रोफेशनली लगे। और हाँ, केवल PYQ बस लगा के मत चले जाना, ठीक है, कि आपने PYQ लगाया किसके, SSC JEE के, और आपने सोचा कि मेरे से एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको वेरिएशंस भी लगाने पड़ेंगे जो भी और एग्ज़ाम्स में आए हुए होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं एक ही सिंगल वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। और रही बात जो भी मैंने वेटेज बताया ना, ये पूरा जो वेटेज बताया मैंने किस में कितने नंबर का आने वाला है, ठीक है, तो ये जो वेटेज है ना, ये मैटर नहीं करता है। हाँ, केवल ये FM हो गया, बट अब FM में भी क्या क्या पढ़ोगे, वो सारी चीज़ों को अब कैसे मैनेज करोगे कि हाँ कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो देखो, सब चीज़ पढ़ के जाना है हमें, इसलिए मैं सारी चीज़ों को आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो तैयार, मतलब मेरी पहली जो वीडियो आएगी वो आपकी एकदम कहानी जैसे आएगी। मतलब पहले हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सोम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी तरह अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल में अगर मुझे कहानी बनानी है ना, तो कहानी कैसे बनाऊंगा, ऐसे तो नहीं कि कहानी मतलब कुछ भी पढ़ा दिया मैंने। करंट अफेयर तो डेली आएगी मान लो, उसके बाद सबसे पहले देखो इस धरती का निर्माण कैसे हुआ, तो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या, हम लोग कैसे पैदा हुए, तो उसके बाद हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। हम लोग आ तो गए, उसके बाद हमारे आने के बाद जो है हिस्ट्री कैसी रही हमारी, वो पढ़ेंगे। हिस्ट्री के बाद अगर हो गया, हम लोग आ तो गए, हिस्ट्री भी हमने बना ली बहुत, उसके बाद हमने कानून बनाया, तो हम कानून पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी के बाद हम थोड़ा और मॉडर्न हुए और फिज़िक्स वगैरह में ध्यान देने लग गए, गाड़ी चला लिया, साइकिल बना लिया, तो फिर फिज़िक्स पढ़ेंगे। फिज़िक्स के बाद हमने केमिस्ट्री पे वर्क करना चालू किया, तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद अब जाके हम एनवायरमेंटल की सोच रहे हैं तो एनवायरमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमिक को पढ़ेंगे। मतलब एकदम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि हम कुछ भी उठा के पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। एक आपको एक सीरीज जैसे आने वाली पूरी वीडियो। और कुछ लोगों की सबसे बड़ी ये मतलब गलती कर देते हैं कि मैं खुद कर लूँगा, ठीक है। तो देखो, खुद करने में गलती नहीं, कोई भी नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप खुद ही करना, ठीक है। आप वीडियो लेक्चर मत देखना, जो नोट्स दूंगा मैंने पहले ही बता दिया कि आप देखो उसको, लेकिन आपको कॉपी खुद से ही करना है उसको, ठीक है, क्योंकि कॉपी करने में भी अकल लगती है। तो कॉपी करना है, और जो वीडियो रहेगी ना, वो मैंने क्या बोला, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो वीडियो मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो ज़्यादा आवर्स आपके ना ले। 1 से 2 घंटे में आपको अगर सारी चीज़ें बता दे रहा है कोई, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ना कि इस तरह की आपको एक मतलब क्या रहते हो, ऐसे ऐसे वीडियोस आती हैं कि आपको एक टॉपिक कराया, दूसरा कराया, पता चला तीसरे दिन आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब पहले सोम पढ़ाया जा रहा था, अब पढ़ाया जा रहा है टोम, सोम अभी इनकम्प्लीट है। वैसा नहीं रहने वाला है। सोम अगर बताया तो सोम पूरा कंप्लीट एक वीडियो के अंदर, और एकदम टाइमली आएगी, जब भी आएगी ना। अभी उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, वीडियो बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए टाइम लगेगा। तो जो जैसे सोम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट हो गया मैं निकाल दिया उसको वीडियो को, नहीं, वो सोम बन गया, टोम बन गया, जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी मेरे तरफ से, तो उसके बाद वो लाइन बाय लाइन आपको सीक्वेंशियली आपको एक टाइम टेबल दे दिया जाएगा ग्रुप में कि इतने तारीख को ये वीडियो लॉन्च होगी। तो आपको वो वीडियो देखना है, और मतलब ये नहीं रहेगा कि आपको एक करा दिया दूसरा नहीं कराया जाएगा। कमिटमेंट है ये मेरी कि आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट आपको ना, ये अब जैसे मान लो 150 नंबर का SSC JEE का CBT 1 होना है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप पढ़ोगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है, टॉप नहीं मार दोगे। बट हाँ, हो सकता है कि आपका, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपने अगर वो वीडियो देखी, आप कट ऑफ निकाल ले जाओगे, सिलेक्शन मतलब आपका हो जाएगा, पहला CBT 1 आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। अब चलो गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, बट चलो ठीक है, फिर भी मैं ये सारी चीज़ें, अब इतना पढ़ लोगे तो कुछ तो आपको एडवांटेज होगा ही, ठीक है। तो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप पे दे दिया जाएगा कि कब कौन सी वीडियो लॉन्च हो रही है, तो आप वहाँ जा कर के देख लेना। और मैंने बता ही दिया है कि नवंबर में मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है, क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस को अपन खुद लेंगे, ठीक है। अपन क्वेश्चंस को, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप लोग हेल्प करोगे, जैसे कि कई लोगों ने हेल्प किया था,
तब जा कर के ये सारी चीज़ों को मैं बना पा रहा हूँ। और वैसे कई लोग, मैंने उम्मीद की थी कि और लोग आएंगे, इसलिए मैंने सोचा था कि बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, बट नहीं हो पाई। ठीक है, इसलिए मैं इसको स्ट्रीम करने आ रहा हूँ। वरना मैं पूरा रिटर्न फॉर्म में आपको उसको प्रोवाइड करा देता। ठीक है, तो वो आपको नवंबर जो रहेगा, नवंबर में आपको पूरा आपको टेस्ट रहेंगे। आप लोग इसमें इन्वॉल्व होइएगा। इन्वॉल्व होने के बाद हम खुद उसमें डिस्कशन करेंगे कौन से क्वेश्चंस को लेना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन डालना उसमें, ठीक है, और खुद ही टेस्ट अपन एक दूसरे का लेंगे वहाँ पर। तो उम्मीद है आज मैंने आपके कई सारे क्वेरीज को मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन आप जो है कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा, मैं यहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो आपको ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उस पर आप लोग आकर के क्वेश्चन पूछिएगा, अपने जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी वो सारी चीज़ों को आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। जय हिंद।